प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब हम समझते हैं ऋजुरेखीय पथ पर गति से रिलेटेड आपके जो आंकिक प्रश्न हैं, विगत वर्षों की परीक्षाओं में जो पूछे जा रहे हैं, उनको समझने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर इसमें पहला प्रश्न है, विराम अवस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। ज्ञात कीजिए 160 मीटर पर सेकंड का वेग वस्तु कितने समय में प्राप्त करेगी। यानी हमें यहाँ पर समय निकालना है तथा इतने समय में वो कितनी दूरी तय करेगी। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए, विराम अवस्था से प्रारंभ करके कोई वस्तु 8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण से चलती है। यानी विराम अवस्था से यानी u बराबर 0 हो जाएगा। त्वरण यानी a बराबर 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। चलती है 160 मीटर पर सेकंड का वेग कितने समय में प्राप्त करेगी। यानी v बराबर 160 मीटर प्रति सेकंड। तो गति के प्रथम समीकरण यानी v बराबर u प्लस AT से यहाँ पर मान रखेंगे 160 बराबर 0 प्लस 8 गुणा गए t। 160 बराबर 8t हो जाएगा यहाँ पर, यानी 0 प्लस 8t यानी 160 बराबर 8t। आप देख रहे होंगे तो t बराबर 160 बटे 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t बराबर 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर ये कट जाएगा तो 20 सेकंड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो 20 सेकंड में वो क्या कर देगा, 160 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेगा। तो बहुत ही सरल है। देखिए, अब दूसरा आता है कि इतने समय में कितनी दूरी तय करेगा। अब s इजिकल टू गति के द्वितीय समीकरण से s इजिकल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर से। अब देखिए, अगर हमें दूरी निकालनी है तो ये हम दूसरा समीकरण लगा देंगे यहाँ पर। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर देखिए मान रखते हैं s बराबर, देखिए u बराबर हमारा 0 है, 0 गुणा गए 20 हो गया, प्लस 1/2 a त्वरण कितना है 8 है, और गुणा गए t अभी निकाला था 20, तो यानी 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो s बराबर 0 प्लस, ये देखिए 2 चौको 8 हो जाएगा, 0 प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 गुणा गए 20 का वर्ग जो है 400 हो जाएगा। ठीक है। तो s इजिकल टू 0 प्लस 4 चौको 1600, यानी s बराबर 1600 मीटर। तो देखिए आपने ये दो चीज़ें ज्ञात कर ली, दूरी भी निकाल दी और समय भी निकाल दिया। दूसरी चीज़ इसमें आती है आपकी कि भाई दूसरा प्रश्न है। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, पहले इसको समझते हैं। एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा है। यदि, अब देखिए ये ध्यान रखना आपने, इसमें भी आपने देखा विरामावस्था से जहाँ पर विराम वाली बात है तो वहाँ पर u बराबर 0 हो जाना, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। 5वें सेकंड में कण द्वारा तय दूरी 9 मीटर है, तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए। एक और 12वें सेकंड में कण द्वारा कितनी दूरी तय की गई है ये हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले प्रारंभिक वेग u बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए आपको ध्यान होगा nवें सेकंड में तय दूरी, इसका सूत्र हमने आपको बताया था Sn इजिकल टू u प्लस 1/2 a 2n-1, ये हमारा फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान होगा। अब यहाँ पर देखिए 5वें सेकंड में
यानी 5वीं सेकंड में तय दूरी, ये कितना है देखिए, 5वें सेकंड में तय दूरी 9 मीटर है, 9 मीटर। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, u की जगह 0 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए, या यूँ भी कह सकते हैं हम Sn बराबर क्या हो गया 0। तो यानी Sn की वैल्यू रखेंगे आप 0 प्लस u की जगह मैं 0 रख रहा हूँ 1/2 a 2 गुणा गए n यानी 5 है, 5 - 1 बराबर 9, यानी 0 प्लस 1/2 a, ये 10 हो गया, ऋण 1 बराबर 9, या ये 0 की इसमें प्लस करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, a गुणा गए 9 बराबर 9। ठीक है, तो 9a/2 बराबर 9, या a बराबर 9 गुणा गए 2/9, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, तो a बराबर हमारा क्या आ गया 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, हमने 12वें सेकंड में एक तो कण का त्वरण ज्ञात करना था, अब 12वें सेकंड में कण द्वारा कितनी दूरी तय की गई। अब देखिए वही बात, Sn बराबर u प्लस 1/2 a 2n - 1, यानी S12, तो u जो है 0 ही है, आपको पता होगा, पहले हमने बता दिया विराम अवस्था में है पहले कण, तो 1/2 a की जगह क्या आ गए 2, और 2 गुणा गए n की जगह अभी 12 यहाँ पर रखेंगे -1, तो ये हो जाएगा 0, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 गुणा गए 12 दूनी 24 - 1, यानी 0 प्लस 1 गुणा गए 23, या 0 प्लस 23 बराबर 23 मीटर। तो यानी हमारे पास त्वरण आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 12वें सेकंड में कण द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई 23 मीटर। तो ऐसा आपने ये करना था। चलिए अब हमारे पास है तीसरा प्रश्न, तो इसके लिए हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। चलिए, एक मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, से एक पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। गणना कीजिए कि वह भूतल पर कितने समय में पहुंचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए बेटा, ये हमारा ज़मीन है, भूतल है, अर्थ है हमारी, यहाँ पर ये मीनार है, और इसके ऊपर से हम किसी पत्थर को, यहाँ से हम इसको ऊपर फेंक रहे हैं, और फिर ये जो है यहाँ से नीचे गिर जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, देखिए मीनार की ऊंचाई कितनी है 40 मीटर। देखिए ये है 40 मीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो हाइट है 40 मीटर है। से एक पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यानी ये यहाँ पर इसको मैं बोल सकता हूँ ए, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो इसको हम देखिए 2-3 कैटेगरी में इसको बांटेंगे, ए से बी तक के लिए, यानी कण को ए से बी तक जाने में कितना समय लगेगा एक बात, और बी से जो है सी तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा उसको निकालेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल समय आ जाएगा। तो ए से बी तक के लिए देखिए, एक मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, से एक पत्थर ऊर्ध्वाधर दिशा में 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, यानी u बराबर यहाँ पर क्या हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। फिर अंतिम वेग जब b पर पहुँचेगा और नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, तो अंतिम वेग उसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितने समय में वहाँ गया, अब क्योंकि यहाँ पर देखिए
गुरुत्व के अधीन गति हो रही है, तो यहाँ पर मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है जी की वैल्यू रख रहा हूँ। तो v इज इक्वल टू, गुरुत्व के विपरीत गति के लिए आपको ध्यान होगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ऐसा हम रख देंगे। तो v 0 हो गया, u क्या हो गया 10 हो गया, माइनस 10 इंटू टी। अब ये 10t यहाँ आ जाएगा बराबर 10 हो जाएगा, t बराबर 10/10, t1 कहिए इसको, t1 1 सेकंड। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है 1 सेकंड लग गया, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है इसके बाद कि भाई अब जो कण हैं वो जब ज़मीन पे गिरेगा तो B से ऐसा करते हैं, इसको एक पॉइंट और मान लीजिए आप, B C D, B से D तक के लिए, है ना। अब अगर ईयर का कोई फ्रैक्शन नहीं है, वाई का कोई प्रभाव नहीं है, तो जितने समय में, ऐसा माना जाता है वैज्ञानिक तौर पे कि जितने समय में कण ए से बी तक पहुंचता उतने समय में ये कण बी से ए तक या बी से डी तक पहुंचेगा, ऐसा माना जाता है। तो बी से डी तक के लिए क्या हो जाएगा, बी से डी तक के लिए हम क्या कह सकते हैं, अब प्रारंभिक वेग इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम इसको क्या कहेंगे, प्रारंभिक वेग u बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और प्रारंभिक वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं 1 सेकंड, ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसको आप यहाँ से, इसी में आप a से b तक के लिए ही v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, यानी गति के एक तो पहले समीकरण से आपने चलना है और एक तीसरे समीकरण से आप यहाँ पर चलेंगे a से b तक, तो इससे हमारा h निकल जाएगा भाई b से d तक कितनी दूरी है। तो ये अंतिम वेग 0 हो गया, 0 का स्क्वायर, और u माने आपने 10 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के से इसको थ्रो किया था, 2 × 10 × h, तो ये हो जाएगा 0 बराबर 100 माइनस 20h, या 20h इसको हमने लेफ्ट साइड ला दिया तो धनात्मक हो जाएगा, 100 h बराबर 100/20, h बराबर 20×100, 5 मीटर। अब B से C तक की कुल दूरी, B से C तक कुल पिंड को गिरने में दूरी कितनी लगेगी, यानी इसको मैं कैपिटल H मान रहा हूँ। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये B से D प्लस D से C, यानी यहाँ से यहाँ तक हमने हाइट निकाल दी 5 मीटर, तो यानी B से D तक पहुँचने में भी 5 ही मीटर लगेगा, और D से C तक हमें पता है कि 40 मीटर है, तो 5 + 40 हो जाएगा, यानी ये 45 मीटर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब B से यानी A से B, A से नहीं, B से C तक गिरने में समय निकालेंगे आप। तो समय निकलेगा कैसे, क्योंकि देखिए शुरू में हम क्या मानेंगे, यहाँ से इसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, 0, और h बराबर कितने हो गए, कैपिटल H जिसको बोले 45 मीटर, तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, यहाँ से लग जाएगा, तो ये 45 हो गया, और इसको आप ऐसा कीजिए T2 बोलिए इसको, यहाँ पर समय जो है ये T2 हो जाएगा, क्यों, B से C तक का जो समय T2 है, A से B तक का T1 है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये से
जब हम उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं और जब वो ज़मीन पर गिर रहा है तो टोटल समय हमारा निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 गुणा गए टी, हमें निकालना है यहाँ पर 1/2 10 गुणा गए T2 का स्क्वायर। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो ये हो गया 45 बराबर 0 प्लस 2 पंजे 10, 5 गुणा गए T2 स्क्वायर, या 45 बराबर 5T2 स्क्वायर, या T2 स्क्वायर बराबर 45/5 और T2 बराबर 9 हो जाएगा, और आगे T2 बराबर √9 हो जाएगा, T2 बराबर 3 सेकंड। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा ये मीनार थी हमारी, यहाँ से ये ऊपर गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये D था और ये ज़मीन थी यहाँ पर C था। तो A से B तक का जो समय था, कुल समय ज़मीन पर पहुँचने में कुल समय कितना लगेगा, A से B तक जो समय लगा था वो मेरे ख्याल से 1 सेकंड आया था, T1 प्लस T2, यानी 1 + 3 बराबर 4 सेकंड। तो 4 सेकंड में वो पिंड जो है पृथ्वी पर लौटेगा। तो ये था आपके 3 प्रश्न और मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आगे मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।